जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ विंध्यवासिनी। तो शुरू करते हैं आज हम संविधान के अगले एपिसोड में। जो संविधान जहाँ तक हमने आगे पढ़ा है उसके आगे, जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके आगे हम शुरू करते हैं संविधान। हमने संविधान के कितने 22 भाग, संविधान के भाग 22 भाग और अनुच्छेद कहाँ तक कितने कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कितना कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कल। तो हम अब यहाँ से नागरिकता के बारे में, जहाँ पर नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता और फिर मौलिक अधिकार भी है। तो इसमें हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं नागरिकता भाग 2, 5 से लेकर 11 तक की नागरिकता के बारे में। नागरिकता भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की एकल नागरिकता, एकल नागरिकता और किसी भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर और वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। जन्म के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने से अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो उनके जन्म से भारत की नागरिकता होगी। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। अगर कोई पर्यटन विदेश से घूमने आया हो और यहाँ पर उस बच्चे का जन्म हो गया हो, किसी बच्चे का जन्म हो गया हो तो उसको ऐसी नागरिकता नहीं दे देंगे। और या फिर राजनयिक के जो अम्बेसडर होते हैं उनके बच्चे यहाँ पर अगर जन्म लेते हैं तो उनको ऐसी ही नागरिकता नहीं दे देंगे। अपवाद में ये सब। और या फिर किसी देश, कोई अगर माता या पिता भारत का हो तो ऐसे लोगों को नागरिकता मिल सकती है। तो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, भारत के बाहर अन्य 26 जनवरी, अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिकता माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय उसके माता पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। और तीसरा देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण जैसे कि पहला है जन्म के आधार पर, जन्म से, और दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। और तीसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा
नागरिकता देशीकरण द्वारा नागरिकता इसमें भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता पंजीकरण द्वारा नागरिकता में निम्नलिखित वर्गों में से आने वाले लोग पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी ABCDE तक है संख्या। जैसे कि पहले ए में है, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। और डी है भारतीय नागरिकता के नाबालिग बच्चे। और ई राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहे हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों या और आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा जैसे हम सिक्किम को अपने राज्य में मिला लिए, अपने देश में मिला लिए, तो वहाँ के सारे नागरिक अपने देश के नागरिक हो जाएंगे। भूमि विस्तार, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उन क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उन व्यक्तियों को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह तक की थी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका है। पहले यह अवधि 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1886 जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल जो निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य के अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य के अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति या इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करती है। यह है नागरिकता। और इसके बाद अब मौलिक अधिकार। इस देश में रहता है तो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार, 31वें संविधान संशोधन 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानून अधिकार के रूप में रखा गया है। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की थी। मूल अधिकार को प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मौलिक अधिकार: समता व समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मजात के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मजात, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकता के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में संबंध सभी नागरिकता के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। अदृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडित अपराध में घोषित किया जाएगा। 18वां, उपाधियों का अंत। सेना व विधवा संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब सिर्फ 6 प्रकार की संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। बी में शांतिपूर्वक 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ई में किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। और 19G में कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णन अनुच्छेद 19A में है। 20 अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में रक्षण। इस तरह
इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया है। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामले के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधिकरण करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उन्हें दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारण विरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 3, 4, 5 और 6 संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उन्हें अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध द्वारा राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा भारत की सुरक्षा संबंधित कारणों से हो सकता है, जबकि किसी व्यक्ति की निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तारी किया जाता है तब भारत सरकार ऐसे व्यक्तियों को केवल 3 माह तक की अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकता है। यदि गिरफ्तार व्यक्तियों को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। दूसरा, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के लिए विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा। निरुद्ध व्यक्तियों को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। निवारक निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद में 26 फरवरी 1950 को
पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य को रोकना था। इसमें 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था। इसका कारण अप्रैल 1979 में समाप्त हो गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण या तस्करी निरोध अधिनियम 1974 ईस्वी में पहले इसमें तस्करी के लिए जेलबंद की अवधि 1 वर्ष तक की थी, जिन्हें 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष तक कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य राज्यों में लागू होगा। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों निरोध कानून टाडा निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी व सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।